बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे नाज़रीन बात करेंगे। एक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी सरबराही में बेंच ने एक बड़ा ही अहम फैसला दिया है। इस फैसले के असरात मौजूदा तनाजुर में उनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि हुकूमत कानून साजी कर रही है। मतलब आज कानून साजी करते हैं। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 21 सितंबर 2024 को तो कहते हैं कि इसका इतलाक 2017 से होगा, इलेक्शन एक्ट और इस किस्म की जो कानून साजी है। जिसी तरह 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर करने की कोशिश की गई। तो उस माजी से इतलाक किन खास सूरतों में हो सकता है और इसके अलावा नहीं हो सकता, और कानून साजी करते हुए पार्लियामान ने किन उमूर को मद्देनजर रखना है, इस बड़े ही गैर मामूली फैसले में इसका जिक्र कर दिया गया है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये बेंच था जिसने फैसला लिखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, उनके रूल्स मेकिंग कमेटी थी, उसकी मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस ने सरबराही की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए थे। उस कमेटी 13 सितंबर की उस कमेटी की अंदरूनी कहानी, कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि क्या हुआ था, क्या हुकूमत ने छुपाया और आगे अब क्या हो सकता है 28 सितंबर को। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीली आई है, तब्दीली के बाद अब जल्दी लग रहा है कि इजलास जो है वो पीर के रोज़ इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पीर के रोज़ इजलास हो सकता है। तो क्या जल्दी है, क्या तेज़ी है, और किन मामलात से माजी में जो मौक़िफ़ रहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनका, उनसे जो है वो उनको उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा या उनको पसे पर्दा डाल दिया, पसे पुश डाल दिया, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई का आज लाहौर में जलसा है, आज क्या इम्कानात हैं, इन इम्कानात पे बात करेंगे तफसील के साथ। हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने एक बहुत ही गैर मामूली जो फैसला दिया है, इस फैसले का तनाजुर समझने के लिए रात को कुछ लोग ये लिख रहे थे कि इस वक्त ये फैसला क्यों आया। ये असल में मामला जो है वो काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तिवा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच है वो इसको सुन रहा था। और बेंच इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला बुनियादी तौर पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट से आया था। मतलब सिंध हाई कोर्ट में पहले ये मामला पेंडिंग रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। हुकूमत वक्त जो है वो गाहे बगाहे कानून साजी कर रही होती है, और ये 2019 की कोई लेजिस्लेशन है टैक्स लॉज से मुतल्लिक। तो उस लेजिस्लेशन के हवाले से उसका माजी से इतलाक किया गया था। तो उस तनाजुर में ये जो है वो केस उस तनाजुर में था, और उस पे जो है वो ये बेंच ने फैसला दिया है। बड़ा ही अहम फैसला है, वो मैं पढ़ देता हूँ, आप उसके साथ ही हम उसका जिक्र करेंगे कि इसमें किस किस जो लाइन है या जो इसमें पॉइंट्स हैं उसका मौजूदा तनाजुर पे कैसे असर पड़ेगा। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने ये लिखा है कि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। मतलब उन्होंने कहा है कि आप कोई कानून साजी कर सकते हैं जिसका माजी से इतलाक हो, लेकिन उसमें आइन में जो कुछ लिखा गया है वो उससे मशरूत है। मशरूत तरीके से आप जो है वो इस किस्म की कानून साजी कर सकते हैं। और मज़ीद कहा गया है कि लफ्ज़ आइन से मशरूत का मतलब वाज़े है कि कानून साजी आइन में दी गई हदूद के तहत ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फ़ौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से इतलाक नहीं हो सकता। मतलब फ़ौजदारी मामलात में तो माजी से उन कवानीन का इतलाक हो ही नहीं सकता, ये बात कर दी। और इसके अलावा ये कह दिया कि सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फ़ौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
आइन शिकनी, किसी ने आइन तोड़ा हो, तो उसके हवाले से अगर कोई लेजिस्लेशन हो रही हो तो उसका इतलाक तो माजी से हो सकता है कि मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन उसमें, लेकिन जो सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं है। कानून के माजी से इतलाक से फ्रीकैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अभी रिसेंटली जो पार्लियामान है, सादा कानून साजी की हुकूमत वक़्त ने और 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर करने की कोशिश की। ये बुनियादी तौर पर उस तरफ भी इशारा हो सकता है कि इस तरह आप किसी का हक मुतासर करके आप इस किस्म की कानून साजी नहीं कर सकते। ये आइन ने कदगन लगाई है, आइन ने ये शर्त लगाई है कि किसी का हक मुतासर नहीं होगा इस किस्म की जो आप माजी से इतलाक जो है वो कर रहे हैं। तो ये उस तरफ इशारा है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 रोज़ कबल एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला है वो रिडंडेंट हो गया है। किस वजह से? कि क्योंकि एक सादा कानून साजी हमने कर ली है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, तो उस तरमीम का इतलाक होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नहीं होगा। तो यहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि आप इस तरह जो है वो किसी के हुकूक मुतासर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। आगे चलकर अदालत यह लिखती है कि शहरियों को मौजूदा कवानीन का इल्म होता है जिसके मुताबिक वो अपने उमूर अंजाम देते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है? अदालतों को समझना होगा कि कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हो चुके हैं, मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकन्नना का किरदार भी इतना ही वाज़ेह होना चाहिए। अदालत माजी में करार दे चुकी है कि कानून में तरमीम या कानून ख़त्म करना एक ही जैसा है। कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा ही होता है। माजी से इतलाक सिर्फ उन्हीं कवानीन का मुमकिन है जो पहले से दिए गए हुकूक ख़त्म न करे। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूक का मामला है कि किसी का हक मुतासर नहीं होगा अगर आपने माजी से इतलाक करना है। अगर हक मुतासर होगा तो आप माजी से इतलाक नहीं कर सकते। उसकी बिल्कुल सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जिसकी भी हुकूमत हो, आज PMLN और नून लीग और उनके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, वो सादा कानून साजी वो कर सकते हैं। वो जो भी उनके मुखालिफिन हैं उनको इलेक्ट में तरमीमें कर करके जहां जहां मतलब उनको डंड डाल सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं अपने मुखालिफिन को, करते रहें। तो कल वो आएंगे तो वो करना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये रोका गया है कि आप किसी का हक मुतासर नहीं कर सकते। हुकूमत ने क्या किया, जब जा रहे थे अगस्त 2023 में तो एक तरमीम की इलेक्शन एक्ट में कि सिटिंग जजेस जो है वो होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल। जब इलेक्शन से वापस आए, हालात बदले, इनको लगा ये तो मामलात और हो जाएंगे, तो इन्होंने नई तरमीम कर दी कि रिटायर्ड जज भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल भी तब्दील कर सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर माजी से इसका इतलाक करके, मतलब जिस दिन ये तरमीम हुई थी, ये कानून साजी हुई थी, उससे आगे बढ़ना था ना। इससे माजी से इतलाक करके तो हक जो है वो मुतासिर हुआ है। तो इसलिए इस पॉइंट से हटकर जो है वो नहीं देखा जा सकता। अदालत ने ये लिखा है कि किसी के हक को आप मुतासर नहीं कर सकते। और दूसरा मामला मैंने आपको बताया कि 12 जुलाई के फैसले को गैर मुअस्सर करने की जो कोशिश की गई है, उसके हवाले से भी अदालत ने इशारतन बताया है कि एक्चुअली मामला है क्या। माजी से आप इतलाक नहीं कर सकते, किसी का हक मुतासर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जजेस की एक जो मैंने आपको बताया कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी रूल मेकिंग के हवाले से कवायद व ज़वाबत की जजेस की तैनाती कैसे होगी, उसके हवाले से कमेटी की मीटिंग थी 13 सितंबर को। उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ आपके सामने रखते हैं। उसमें एक तो जुम्मे का रोज़ था और 13 सितंबर था, और 14 सितंबर आपको पता है हफ्ता था, और 15 सितंबर जो है वो इतवार थी।
हफ्ते को, मतलब जिस दिन ये इजलास हुआ जुम्मे के दिन, उससे पहले भी ये बातें जबान ज़दे आम थी। ऐसा नहीं है कि चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी और लोग जो है बात कर रहे थे या सहाफ़ी बात कर रहे थे, तजियाकार बात कर रहे थे, एग्जिस्ट करती थी। हुकूमत तैयारी कर रही थी नंबर पूरे करने के चक्कर में, और अपने पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद रोका हुआ था कि वो कोई कानून साजी करने जा रहे हैं, वो कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं, कोई आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन जुम्मे के दिन उस इजलास के अंदर की अंदरूनी कहानी ये है कि जुम्मे के दिन जो अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पहले 5 मिनट में काफ़ी तलखी हुई थी, आपको शायद याद हो। तो उस तलखी में जस्टिस मुनीब अख्तर बार बार अटॉर्नी जनरल को ये कह रहे थे कि ये इजलास कैसे शुरू हो सकता है कि जब आपने 3 मई को जो वजीर कानून ने कहा था कि हम एक आईनी पैकेज ला रहे हैं, तो आप आईनी पैकेज ले आए, अभी भी शुनीद है तो आप क्लियर करें कि आईनी पैकेज अगर आप ला रहे हैं तो फिर हम क्यों बैठे हैं, हम क्यों जो है वो इतना वक्त जो है उस पर सर्व करें, अगर नहीं ला रहे तो हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो बार बार अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया, तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। मतलब उन्होंने ये कहा हो कि हाँ हम ला रहे हैं, नहीं इस तरह के वाज़े अल्फाज नहीं बोले। उन्होंने ये कहा हो कि हम नहीं ला रहे, इस तरह के कोई वाज़े अल्फाज नहीं बोले। अटॉर्नी जनरल अपने ताईं ये बात करते रहे और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर कानून का काम है या जो भी, लेकिन उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 13 सितंबर की, और 14 सितंबर को हलचल मच गई हर तरफ, जो है वो बड़ी जो है वो आईनी तरमीम लाई जा रही हैं और मौलाना के साथ मीटिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो बुनियादी तौर पर 13 सितंबर को मीटिंग में हुकूमत ने ये छुपाया। अगर ये बताया जाता तो मीटिंग ही आगे ना चलती, वहां तो रूल्स पे बहस शुरू हुई और लंबी चौड़ी मीटिंग चलती रही, जुम्मे से पहले, जुम्मे के बाद भी। और हमारे ज़राए बताते हैं कि जुम्मे से पहले अटॉर्नी जनरल को जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा, अच्छा जब ये मामला चला तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं तो नहीं बैठूंगा इस तरह। तो जस्टिस मुनीब अख्तर वहां से वॉकआउट करके चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, कम से कम मेरा ख्याल है उनको ये बात तो करनी चाहिए थी कि एक हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं वो जा रहे हैं, उनका एक पॉइंट वैलिड है, उसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की। और ये जो रूल जो है वो सारे बनाए थे जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उसके बाद जब वो चले गए उनके हवाले से कोई बात नहीं हुई। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो प्रिजाइड कर रहे थे वो जो है वो इजलास, उन्होंने कहा जी शुरू करें। और उसके बाद 1 बाय 1 वो जो रूल्स थे बनाए हुए थे उनको पढ़ा गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब पढ़ रहे थे तो जुम्मा नमाज से पहले जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोबारा कहा, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े अग्रेसिव आप कहें उस लहजे में उन्होंने बात की थी, अग्रेसिव मीन के सख्त लहजे में। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी ने एक रूटीन में बात की, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप फिर बता ही दें हमें कि ला रहे हैं कोई आईनी पैकेज या नहीं ला रहे, तो आप जुम्मे के बाद हमें बता दें। फिर हमारे ज़राए बताते हैं कि जुम्मे के बाद अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने जो है वो या उनको कन्वे किया गया कमेटी को कि उसके हवाले से फिर भी क्लैरिटी नहीं दी गई और इजलास जो है वो जारी रहा। और इसमें एक और जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया सामने कि जो 5 जजेस या 5 या 3 में से सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी को उसकी जो है वो नामजदगी होगी। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि 3 में से होनी चाहिए या 5 में से होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्योंकि ये रूल्स पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये सारा इनिशिएट किया था। तो क्या उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या था कि इस किस्म की जो अगर आप रूल्स बनाएंगे तो ये तो कल मिसयूज भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट्स के मामले में भी पसंद नापसंद के 3 जजेस में से एक जो है वो चीफ जस्टिस लाना है, तो पसंद नापसंद के लिए मिसयूज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 3 या 5 में से अगर सिलेक्शन होनी है तो वहां पे भी मिसयूज हो सकता है कि एक पूरी लॉबिंग करके कि फलां हमें पसंद नहीं है, जज अच्छा हो, उसकी जो है वो काबिलियत भी हो, इंटेग्रिटी भी हो, जज जो है वो हर लिहाज से उसमें कोई मसला ना हो, लेकिन क्योंकि किसी को पसंद नहीं है तो उसको जो है वो लॉबिंग करके और मिसयूज करके इसको वो जज ना लाया जाए। तो सीनियरिटी प्रिंसिपल से हटकर सीजेपी की तैनाती 3 या 5 जजेस में होनी चाहिए। ये चीज़ भी जो है वो उसमें अंडर डिस्कशन रही। वो जो इजलास था 13 सितंबर का, ये हैरान कौन था, क्या उनको मालूम नहीं है कि ये मामला मिसयूज भी हो सकता है। फिर हाई कोर्ट्स में
जजेस की जो तैनाती है, जो पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि हमारे जो जज हैं वो फ़ौरन तैनात करें। हमने आपको लिस्ट भेज दी है और उसके बाद यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस की तैनाती होनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होनी है। लेकिन ये कहा गया तमाम हाई कोर्ट्स को कि 3 या 5 जजेस जो है वो हम तैनात करेंगे, कि ये नहीं हो सकता कि अगर 22 जज किसी हाई कोर्ट में अभी जो है वो तैनात होने हैं तो उनको एक ही दम तैनात कर दिया जाएगा। 3 या 5 को हम देखेंगे और उसको बात करेंगे। अच्छा, एक और जो तजवीज़ वहाँ पे सामने आई थी कि किसी जज के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस हो तो उसको कंसिडर ना किया जाए। तो उस पर जो है वो कमेटी में ये बात हुई। उन्होंने कहा इसका मतलब है ये तो फिर मजीद मिसयूज होना शुरू हो जाएगा कि जो पसंद नहीं है आपको उसके खिलाफ वो जो है वो आप कोई कंप्लेंट फाइल करा दें, कोई जो है वो उसको उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करवा दें और उसके बाद जो है वो कहें कि ये तो रूल बना हुआ है कि इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए या CJP के लिए। तो ये फिर दोबारा से जो है वो मिसयूज होगा मामला। और फिर एक जो वहाँ पे ये भी आई कि 30 दिन में उसका फैसला कर दिया जाए जी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो ये कहा गया 30 दिन में मुमकिन नहीं है, उसमें बड़ा इन डेप्थ देखना पड़ता है। 30 दिन में ये चीज़ जो है मुमकिन नहीं है। फिर इस पे जो है वो कंसेंसस नहीं हुआ कि इस मामले को कि जो जजेस हैं उनके अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस हो तो उसको जो है वो कंसिडर ना किया जाए। फिर एक और बात कि अगर जो है वो 4 जो जजेस हैं 3 में से अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो फिर अगर कोई ड्रॉप हो गया तो दोबारा कंसिडर नहीं हो सकेगा, ड्रॉप हो गया दोबारा कंसिडर नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक जो चीज़ थी वो वहाँ पे डिस्कस हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। ऐसे लगता है कि इस पे भी कहीं ना कहीं कंसेंसस पाया जाता था कि ड्रॉप हो गया दोबारा कंसिडर नहीं होगा, लेकिन इसके अल्टीमेटली फिर पसंद नापसंद और जिन जजेस को निकालना है तो आप जो है उनको ड्रॉप करते जाए, जो जज आपको पसंद नहीं उनको ड्रॉप करते जाए। तो ये मामला हो सकता है। फिर अब आखिरी जो बात है वो ये है कि 28 सितंबर को उनकी जो रूल्स थे उनकी मंजूरी हो चुकी थी। अब फाइनल टच होना है, उसका ड्राफ्ट तैयार होना है और फाइनली उसकी मंजूरी हो के वो रूल्स जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अब मामला ये है कि ऐसे लगता है कि ये मामला लटकेगा। उसकी वजह ये बताई जा रही है, लटकेगा इसलिए कि क्योंकि 13 सितंबर को इजलास हो रहा था, हुकूमत ने 14 सितंबर को आने वाली वो जो आईनी तरमीम थी, जो ड्राफ्ट था, उससे मुतल्लिक इजलास को आगाज नहीं किया गया था। अब क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो आ चुका है पब्लिक में, तो 28 सितंबर के इजलास में कोई चीज़ें आगे बढ़ते नजर नहीं आ रही। अब वो रूल्स आगे जो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। अब यही होगा कि ठीक है, हुकूमत जो है वो कर ले तरमीम, जो भी करना है, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये एक एज जो है वो नई चीज़ इसमें आई है। 28 सितंबर को इजलास होगा, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हमारे ज़राए जो है वो बताते हैं कि जो जजेस की तैनाती के रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा टॉपिक कि जस्टिस मंसूर जो जलसा है PTI का, वो लाहौर में आज जो है वो होने जा रहा है। इससे कबल PTI का इस्लामाबाद में जलसा था। खैबर पख्तूनख्वा से भी ये बताया जा रहा है काफिले रवाना होंगे थोड़ी देर में। हम जब बात कर रहे हैं तो तकरीबन 9:30 बजे हैं, जब वीडियो अपलोड होगी तो 10:30 या 11 बज चुके होंगे सुबह के। और इस वक्त फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से, पंजाब से काफिले जाने हैं। रात से ये जो है वो इतलात आ रही हैं कि कंटेनर्स रखे गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, छापे मारे जा रहे हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजाज़त क्योंकि दी गई है, जलसा तो होगा। मैंने आपको गुज़श्ता रात को जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 16 माह के बाद PTI का पंजाब में एक शो करना, बड़ा पावर शो मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूं जलसा करना, यही बड़ी कामयाबी है। क्योंकि 16 माह मतलब 9 मई 2023, 9 मई 2024 और अब 21 सितंबर 2024, मतलब 16 माह का ये वक्त बनता है। तो 16 माह के अंदर अपने आप को दोबारा से मंजर पे लाना, अपने कारकुनान को एक्टिव करना, अपने कारकुनान को जलसे तक लेके आना, तकरीर होना, चार्ज करना, ये चीज़ इसमें मेरा ख्याल है जो तादाद है वो भी मैटर नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन भी मैटर नहीं करती। जलसा हो जाना मेरा ख्याल है उनकी कामयाबी होगी कि दोबारा से PTI एक्टिव होगी पंजाब में। क्योंकि 8 फरवरी को भी जो इलेक्शंस हुए को PTI की उस एक्टिविटी का कोई उसमें कमाल नहीं था। तो अब जो है वो दोबारा एक्टिव होगी, ये उनकी कामयाबी है। जलसा कर लेना,
और जलसा पुरअमन तरीके से हो जाना। बाकी जो FIRs हैं, गिरफ्तारियां हैं, जमानतें हैं, ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, ये अभी ख़त्म नहीं होंगी। आज का भी जो जलसा होगा इसके बाद FIRs भी होने का इम्कानात हैं, गिरफ्तारियां भी होने के इम्कानात हैं, जमानतें भी हो जाएंगी। जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ, जो 8 सितंबर को जलसा था, आज तक तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोगों की जमानतें हो चुकी हैं जो गिरफ्तार हुए थे, और वहाँ पे भी फिर 10-12 रोज़ का यही सर्कल होगा। लेकिन जलसा मेरी जो है वो सेंस के मुताबिक जलसा होना जो है वो कामयाबी है PTI की, क्योंकि बतौर जो है वो पार्टी उनका स्ट्रक्चर हिल चुका था 9 मई के बाद, उनको डिसमेंटल जो है वो कर दिया गया था ऑलमोस्ट। 8 फरवरी को, फिर 8 सितंबर को, फिर 21 सितंबर को आज जलसा होने जा रहा है। जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।